मैं हूं ऐश्वर्या। देवभूमि उत्तराखंड में जिस तरह से प्राकृतिक आपदा आई है उसने सबको चौंका दिया। इस प्राकृतिक आपदा ने सब लोगों को हैरान कर दिया, इस बारे में सोचने पर विवश कर दिया कि आखिर इस प्रकार की आपदाएं क्यों आ रही हैं जिनसे जान माल का इतना बड़ा नुकसान होता है। उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित नंदा देवी ग्लेशियर के पास ऋषभगंगा नदी में अचानक ही बाढ़ आ जाने से बड़ी मात्रा में तबाही हुई है। 2 पनबिजली योजनाएं भी इसमें बह गई हैं और यही हमारा आज का चर्चा का विषय भी रहेगा, देवभूमि में प्राकृतिक आपदा। देवभूमि में प्रकृति का रौद्र रूप देखने को मिला। ऐसा लगा जैसे प्रकृति बहुत ज्यादा नाराज है, तभी इस तरह की जो घटनाएं हैं वो सामने आ रही हैं। गंगा की सहायक नदियों ऋषभगंगा, बाणगंगा, अलकनंदा, इन सब में बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में मलबा और बाढ़ का पानी बह करके आया, जिसने नीचे जहां जहां तक तबाही हो सकी अपने उस रास्ते में तबाही मचाई। इसमें कई लोग उन्होंने अपनी जान से हाथ धोया और कई लोग लापता हैं। रेस्क्यू ऑपरेशंस जोरों पर हैं। लेकिन समझने वाली बात यह है कि प्रशासन के इतने चुस्त दुरुस्त रहने के बावजूद, इतना बड़ा जो मौसम विभाग है और तमाम टेक्नोलॉजीज होने के बावजूद, क्या हम इस तरह की प्राकृतिक आपदाओं उनका पता नहीं लगा सकते हैं? और क्या इन प्राकृतिक आपदाओं का खतरा जो है उन्हें हम कम नहीं कर सकते हैं? क्योंकि इस प्रकार की घटना अगर रात में हुई होती तो कितनी बड़ी त्रासदी हम सबके सामने होती। चर्चा करेंगे इसी विषय पर हम, लेकिन उससे पहले आइए आप सभी को अपनी खास रिपोर्ट दिखा देते हैं। देवभूमि में दिखा प्रकृति का रौद्र रूप। ठंड में पहली बार टूटा ग्लेशियर। चमोली की घटना से वैज्ञानिक भी हैरान। कहा इस तरह की घटना होना हैरत अंगेज। ठंड के मौसम में नहीं टूटते हैं ग्लेशियर। ग्लेशियर फटने से धौली नदी में आई बाढ़। चमोली जिले के जोशीमठ में आई आपदा की वजह की स्थिति अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है, लेकिन अभी फिलहाल वैज्ञानिकों के प्राथमिक स्टडी के अनुसार ग्लेशियर का कोई टुकड़ा टूटने की वजह से आपदा आने की संभावना है। हालांकि जोशीमठ में जो आपदा आई है वह साल 2013 में केदार घाटी में आई आपदा से बिल्कुल अलग है। यही नहीं, वैज्ञानिकों के अनुसार जोशीमठ में आपदा आने के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन इस क्षेत्र में पहले की गई स्टडी के मुताबिक फिलहाल वहां ऐसा ग्लेशियर मौजूद नहीं है जो टूट सकता हो और ऐसा कोई लेक मौजूद नहीं है। ज्यादा जानकारी देते हुए वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के डायरेक्टर कालाचंद्र साई ने बताया कि अभी तक जो जानकारी मिली है उसके अनुसार उस क्षेत्र में कोई लेक की जानकारी नहीं मिल पाई है। इसके साथ ही उत्तराखंड रीजन में सार्स टाइप ग्लेशियर का पता नहीं चला, लिहाजा जोशीमठ में जो आपदा आई है उसको ग्लेशियर लेक रिलेटेड फिनोमा और ग्लेशियर सार्स रिलेटेड फिनोमा को अभी जोड़ नहीं सकते। इस क्षेत्र में आपदा के आने का कारण क्या है, इसकी जानकारी के लिए सोमवार को वैज्ञानिकों की 2 टीमें भेजी गई हैं, जिसके बाद सटीक जानकारी मिल पाएगी। यही नहीं, डायरेक्टर ने बताया कि अभी फिलहाल मौजूद स्थिति को देखकर यही लगता है कि ग्लेशियर का कोई टुकड़ा टूटने की वजह से आपदा आई है, लेकिन इस आपदा के आने का वास्तविक वजह वैज्ञानिकों की स्टडी के बाद ही पता चल पाएगा। साथ ही साथ बताया जा रहा है कि ठंड के मौसम में ग्लेशियर के टूटने की घटना नहीं होती, बल्कि ऐसी घटनाएं आमतौर पर गर्मियों के मौसम में ही होती है या फिर बादल फटने की वजह से ऐसी घटना होती है। वाडिया के डायरेक्टर ने बताया कि हर तरह के ग्लेशियर नहीं टूटते हैं, बल्कि एक स्पेशल टाइप का जो ग्लेशियर यानी सार्स ग्लेशियर के टूटने की संभावना अधिक रहती है। लेकिन अभी तक जो स्टडी की गई है उस स्टडी के अनुसार उत्तराखंड के इस रीजन में ऐसे ग्लेशियर मौजूद नहीं है, क्योंकि साल 2013 में जो आपदा आई थी उस आपदा की वजह से केदार घाटी में बादल फटने की वजह से चोराबारी झील टूट गई थी, जिस वजह से ही आपदा जैसी स्थिति बनी थी। लेकिन अभी जो चमोली में आपदा जैसी स्थिति बनी है वो साल 2013 में आई आपदा से काफी अलग है। इसके बारे में हमारा इंस्टीट्यूट का अभी तक जो स्टडी हुए हैं उस रीजन में हम लोग ऐसे लेक के बारे में कुछ संधान नहीं मिला, और उस रीजन में उत्तराखंड रीजन में हम लोग का सार्स टाइप ग्लेशियर्स के बारे में भी
हम लोग जो स्टडी किए हैं इसका पता नहीं चला। तो अभी इसके साथ जो अभी आपदा हो रहा है वो उस रीजन में एक ग्लेशियल लेक रिलेटेड फेनोमेना और ग्लेशियल सार्ज रिलेटेड फेनोमेना, इसके साथ हम एट दिस मोमेंट उसको मैं जोड़ नहीं सकता। ग्लेशियर उच्च हिमालयी क्षेत्रों में पाया जाता है जहां का तापमान -डिग्री सेल्सियस में होता है, और अगर ग्लेशियर में बने किसी लेक से अगर पानी नीचे आता है तो बहुत ही तेजी से आएगा। ऐसे में उस पानी के बहाव के सामने आने वाली हर चीज बह जाती है। साथ ही साथ बताया जाता है कि ऐसी घटनाएं अगर रात में होती हैं तो उससे काफी नुकसान होता है, क्योंकि साल 2013 में केदार घाटी में जो आपदा आई थी वह रात में हुई थी, जिसके चलते लोगों को बचने का मौका नहीं मिल पाया। लिहाजा अगर उच्च हिमालयी क्षेत्रों में आपदा आती है तो हिमालय क्षेत्र या फिर नीचे क्षेत्रों में रहने वाले लोगों पर इसका काफी असर पड़ेगा। देहरादून से के न्यूज के लिए राजेश वर्मा की रिपोर्ट। चाहे लास्ट में आई है। तो दर्शकों, देहरादून और उसके साथ ही लगा उत्तराखंड, चमोली, इन जगहों पर बड़ी तबाही की जो तस्वीर है वो हम सबको देखने को मिली है। देवभूमि में एक बड़ी तबाही, जिसे आप कह सकते हैं बाढ़ के रूप में, प्राकृतिक आपदा के रूप में एक बार फिर हम सबके सामने है। जब इस तबाही की शुरुआत की तस्वीरें और वीडियोस आई तो एक बार फिर ऐसा लगा कि शायद 2013 वाली केदारनाथ की घटना जैसी ही कोई बड़ी आपदा होने वाली है। हालांकि जान माल का नुकसान इस वजह से शायद नहीं हुआ क्योंकि ये आपदा दिन के वक्त में आई और वो आपदा रात के वक्त में थी। लेकिन इस पूरी आपदा को लेकर के क्या प्राकृतिक आपदाएं मानव के जरूरत से ज्यादा प्रकृति में हस्तक्षेप करने के कारण हो रही हैं? क्या ये प्राकृतिक आपदाएं हम जो साइंस के तौर से इतने ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं, ये दावा करते हैं कि हर चीज़ साइंस और टेक्नोलॉजी के माध्यम से समझी जा सकती है, तो क्या इन प्राकृतिक आपदाओं का पता नहीं लगाया जा सकता है? और इन प्राकृतिक आपदाओं को लेकर के किस तरह के काम किए जा रहे हैं, समझने की कोशिश करेंगे कि ये प्राकृतिक आपदा किस चीज़ से जुड़ी हुई थी, कितनी समानता थी 2013 और जो कल यानी कि रविवार को आपदा आई उसके अंदर। फिलहाल हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं, आइए उनसे आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ स्थानीय निवासी जो कि चमोली के हैं, शशि भूषण मेठानी जी जुड़े हुए हैं। शशि भूषण जी, बहुत स्वागत है आपका हमारी इस चर्चा में, क्योंकि आप खुद वहां के निवासी हैं, आपने वहां की इस आपदा को देखा समझा होगा, इसलिए आपसे डिटेल में इसको लेकर के बातचीत करेंगे। और साथ ही हमारे संवाददाता राजेश वर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश वर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। इसके अलावा प्रोफेसर ए.के. बियानी पर्यावरणविद हैं, उनसे भी जुड़ने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये प्राकृतिक आपदा जो है, इसकी जो शुरुआत की भनक क्या हमको पहले से लग सकती थी, जो इस आपदा को लेकर के कुछ पहले से सचेत किया जा सकता था सभी लोगों को। फिलहाल हमारे साथ प्रोफेसर ए.के. बियानी भी जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारी इस चर्चा में। शुरुआत मैं आपके साथ करूंगी। शशि भूषण मेठानी जी, आप वहां के स्थानीय निवासी हैं, ये जो आपदा आई है इसको आपने करीब से देखा होगा, जिस तरह के वीडियोस भी तमाम वहां से सामने आ रहे हैं, क्योंकि भारत के अनेक जगहों पर जो लोग रहते हैं, जो लोग पहाड़ों पे नहीं रहते हैं, वो जब ऐसे नज़ारों को देखते हैं तो ज़रूर उनके मन में एक डर, एक भय की भावना होती है कि वहां पर जो लोग मौजूद हैं क्या वो सुरक्षित हैं या नहीं, या किस तरह के जानमाल का नुकसान वहां पर हुआ है। ऐसे में जब ये आपदा आई, प्रथम दृष्टिया आपने जब देखा, क्या लगा आपको? किस तरह की आपदा है, किस तरह की तबाही आपने देखी? इसमें जोड़ना चाहूंगा कि ये आपदा अगर आप देखें तो जैसा भी ये कंपैरिजन किया जा रहा है कि 2013 में केदारनाथ की जो आपदा थी वो बड़ी आपदा थी या ये वाली बड़ी आपदा है, तो मेरा ये मानना है कि 2013 में केदारनाथ की जो आपदा थी उससे ज्यादा विकराल ये आपदा रही है। और लोग कहेंगे कि इसका नुकसान कम क्यों है, तो इसका भी मेरे पास जवाब है। मैं कारण ये बताता हूँ कि 2013 में जो जान माल का जो सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था, जो वहां पे प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ था, उसका कारण ये था कि वो एक पीक सीजन था यात्रा का, और हजारों लोग यात्रा में वहां पे यात्री रुके हुए थे। और मैं रुके हुए भी नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा वहां पे फंसे हुए थे। जो 2013 की बात मैं बताऊं, क्योंकि वहां पे कोई स्थानीय नेता थे जो एक आंदोलन कर रहे थे अपनी कुछ मांगों को लेकर के, वो धरना प्रदर्शन था, वहां जाम भी लगा था। उस समय केदारनाथ में यात्रा को रोका भी गया था, तो जिस कारण की ज्यादा कैजुअलिटी हुई थी, तो एक कारण वो मैं बताता हूँ। यही चीज अगर मैं आपको ये बताऊं। हेलो जी 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 बिल्कुल आवाज आ रही है। जी 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 बिल्कुल आवाज आ रही है शशि जी आपकी। यहाँ पे एक हम लोगों को
ये कल का दिन जो रहा, एक तो सबसे बड़ी सुखद बात ये रही कि कल रविवार का दिन था और संडे के दिन होने के कारण जो मजदूर थे, जो कर्मचारी थे, उनकी एक सीमित संख्या थी। तो जब सीमित संख्या में वो लोग थे तो इस कारण एक बड़ा हादसा टल गया है। वर्किंग डे होता तो शायद बहुत सारे लोग ऐसे भी जाते हैं कि जो जॉब की तलाश में जाते हैं, जो कुछ साइट पे विजिट करने जाते हैं, जो घूमने जाते हैं, देखने जाते हैं, अपने सोर्स के मार्फत जाते हैं, तो ऐसा भी वो चीज थी। तो एक इस कारण से तो एक हादसा ये बचा हुआ। कल का जो एक और बड़ी इससे संख्या और बढ़ती तो वो उसमें कहीं ना कहीं ये हुआ। दूसरा, आपने कहा कि इस आपदा को आप किस रूप में देखते हैं, तो मैं कहता हूँ ये हिमालय है, हिमालय में ये उथल पुथल होती रहेगी। ऐसी जो विडंबनाएं ये आज आई हैं, आती रहेंगी, और पूर्व में भी आती गई हैं। 1803 का ये आप भूकंप अगर उत्तराखंड का देखेंगे तो बहुत सारी जो यहाँ की ऐतिहासिक धरोहरें हैं वो नेस्त नाबूद हुई हैं। तो ऐसे में अगर ये कहें कि ये आपदा एकदम नई चीज है तो मैं नहीं मानूंगा। इससे बड़े बड़े ग्लेशियर को टूटते हुए मैंने अपने कैमरे में खुद 2005 में, 2004 में फिल्माया है। और मैं आपको एक चीज और बताता हूँ कि 1994 में जो अप्रैल के महीने में ग्लेशियर टूटने से आईटीबीपी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ था इसी वैली में, और यहाँ पे पुल टूट गया था और बहुत सारे जान माल का नुकसान तब भी हुआ था। तो ये तो हिमालयी क्षेत्र है, यहाँ उथल पुथल होती रहेगी। तो ये प्राकृतिक आपदा है, प्राकृतिक घटनाएं कहूंगा मैं, आपदा न कहते घटना। आपदा तो जब मानव बस्तियों के बीच में जब आता है, जान माल का नुकसान होता है, तो तब वो आपदा का रूप ले लेता है। लेकिन इसको प्राकृतिक घटनाक्रम कहें तो ज्यादा मैं कहूंगा ये ज्यादा बढ़िया शब्द इसके लिए रहेगा। लेकिन इसके पीछे और मैं एक कारण बताता हूँ जो हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन स्थानीय लोगों की जो हमेशा से एक शिकायत रहती है जब भी कोई परियोजनाएं इन इलाकों में होती हैं, चाहे टेहरी, उत्तरकाशी, पौड़ी, चमोली, रुद्रप्रयाग या पिथौरागढ़, कहीं भी स्थानीय लोगों की जो चिंताएं हैं, हमेशा जो निर्माणाधीन कंपनियां हैं वो हमेशा नजरअंदाज करती है। उनको अपने पैसों के बल पे उनकी आवाज को दबाने का काम होता है। तो ये मैं ये कहना चाहूंगा कि चाहे आज की सरकार है, चाहे वो केंद्र की सरकार है, राज्य की सरकार है, उनको इन कंपनियों के ऊपर एक निगरानी ये जरूर रखनी चाहिए, क्योंकि नियमों की धज्जियां बहुत ज्यादा उड़ाई जाती हैं, ये तय है। क्योंकि आप ये देखिए, जोशीमठ में खुद मेरी ससुराल है, और मैंने देखा कि जब जयप्रकाश की इंडस्ट्रीज का, जब वहां पे जो 440 मेगावाट की जब बिजली का उत्पादन जब होता था, के लिए जब टनलें खोदी जा रही थी, टनल बन रही थी 12.5 किलोमीटर की, तो टनल के लिए ये क्या करते हैं कि रात के टाइम पे ब्लास्ट करते हैं। तो ये लगाइए कि मैं जहां मैं रहता था उस जगह से 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर की जगह पे ब्लास्ट होते थे जमीन के अंदर। तो जमीन के अंदर जब ब्लास्ट होता था तो रात को गहरी नींद में सोया हुआ इंसान भी बिलबिला करके उठ जाता था, और पूरे मकान हिलने लगते थे जोशीमठ में। तो मैं ये कहता हूं कि कहीं ना कहीं जो अगर ये ग्लेशियर जो टूटा है, तो ग्लेशियर बता रहे, आज मेरे स्थानीय निवासी नौटियाल साहब, उनसे बात हुई थी, वो बता रहे थे कि ये 2 साल से लगभग स्थानीय लोग बता रहे थे कि वहां पे ये ऋषि पर्वत है, ये मैं कहीं पे लिखा था, ऋषिमुखी पर्वत इसका नाम है। जो आप अगर अपने चैनल में ये जानकारी लिखिएगा कि ये ग्लेशियर जहां पे टूटा है, ऋषिमुखी पर्वत में ग्लेशियर टूटा है, और वहीं से ऋषि गंगा बन के आती है। तो स्थानीय लोग बता रहे हैं कि 2-3 साल से ये वहां पे एक चौड़ी दरार इसमें दिखाई दे रही थी, और एक आशंका व्यक्त की जा रही थी। कंपनी को उनके जो कंपनी के निर्माणाधीन कंपनी के जो जिम्मेदार लोग थे, उन तक ये बताया भी जाता था कि भाई आप जो ब्लास्ट कर रहे हैं इससे पूरी धरती हिल रही है, तो इसको कुछ कंट्रोल्ड वे में किया जाए। तो शायद इन चीजों को हमेशा जो निर्माणाधीन कंपनियां नजरअंदाज करती हैं, भले ही सरकार और पर्यावरण मंत्रालय की जो अच्छी अच्छी गाइडलाइन होती हैं, लेकिन उन बीहड़ जंगलों में और सीमांत क्षेत्रों में कौन बिल्कुल, उन गाइडलाइंस को धरातल पे उतारने में वक्त लग जाता है। यानी कि मोटा मोटा शशि जी, मैंने आपकी बात को जितना समझा है, भले ही आप इसे प्राकृतिक घटना कहें, प्राकृतिक आपदा नहीं, लेकिन जब मनुष्य का बहुत ज्यादा हस्तक्षेप प्रकृति में हो जाता है तो वो भी घटना को बढ़ावा देता है या घटना का कारण बनता है। फिलहाल हमारे साथ प्रोफेसर ए.के. बियानी जी जुड़े हुए हैं। शशि जी, आपने जितनी बात बोली है उसी में से प्रश्न निकाल के मैं बियानी जी के पास जाऊंगी। बियानी जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? शशि भूषण जी से जी बियानी जी, हमने शशि भूषण जी से सारी बातें सुनी, क्योंकि वो स्थानीय निवासी हैं तो बेहतर तरीके से जानते होंगे वहां धरातल पर किस प्रकार के हालात हैं। अभी जो ये घटना हुई है, जिस प्रकार इन्होंने कहा कि वो प्राकृतिक घटना के रूप में लेते हैं, प्राकृतिक आपदा के रूप में नहीं लेते हैं, तो पहला प्रश्न यही, आप इसे किस रूप में देखते हैं? देखें, प्राकृतिक आपदा के रूप में देखें, घटना हुई और इससे काफी बड़ा नुकसान हुआ है। शब्दों के हेरफेर करने से कोई विशेष अंतर नहीं पड़ता है। मैं इसको एक प्राकृतिक घटना के रूप में
उसके पीछे कहीं ना कहीं पृथ्वी जी। विजुअल्स मैंने इसमें 2 रोज से टीवी में देख रहा हूँ, तो उसमें ऐसा दिख रहा है कि बहुत अधिक मात्रा में जी। पानी बहता हुआ नदी में दिखता है और वो उफान लेता हुआ बह रहा है पानी। तो ग्लेशियर अगर टूटता है तो फिर उसमें पानी नहीं रहता है। ग्लेशियर क्योंकि बर्फ रहता है, तो बर्फ में पानी नहीं आ सकता। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक झील बनी होगी, और झील ग्लेशियर के पीछे हो सकती है या ग्लेशियर के अंदर हो सकती है। ग्लेशियर के अंदर तो नहीं होगी, ग्लेशियर के ऊपर भी हो सकती है। और वो झील में काफी अधिक पानी हुआ होगा और वही पानी निकल के ये आया है। तो ये ग्लोफ जिसको हम कहते हैं ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लो, उस तरह की ये घटना है। और उस घटना जो है ये यहाँ पर हुई है, तो इसमें मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं हम लोगों का मॉनिटरिंग का प्रॉब्लम जो रहा है वो उतना अच्छा नहीं रहा, जिसके कारण ये घटना हम पूर्व से ही प्रेडिक्ट नहीं कर पाए या उसको जज नहीं कर पाए। सवाल ये है कि हमारे यहाँ बहुत सारी मॉनिटरिंग एजेंसियां हैं, उनका काम होता है कि इन पे निगाह रखें, और जी। उन्होंने इस चीज को आइडेंटिफाई नहीं करा। ये बहुत ही आश्चर्य की बात है। जैसे शशि भूषण जी बता रहे थे कि वहां पे जी। बड़ी बड़ी दरारें पड़ी, तो ग्लेशियर में दरार पड़ना एक बहुत सामान्य बात है। इसको हम जियोलॉजिकल लैंग्वेज में क्रिवेसेस बोलते हैं। और क्रिवेसेस जो है वो लंबाई में भी पड़ सकते हैं, उसकी चौड़ाई में भी पड़ सकते हैं, तिरछे भी पड़ सकते हैं, और उसके पीछे भूवैज्ञानिक कारण होते हैं। अब जहां तक इसको ब्लास्ट के साथ जोड़ने का संबंध है, तो ग्लेशियर जहां तक है वो उस स्थल से काफी दूर है। जो मैंने नेट जी। पे सर्च करा और गूगल इमेज वगैरह देखी, तो ग्लेशियर काफी दूर है। तो वहां तक क्या ब्लास्ट का असर हो सकता है, ये एक विचारणीय विषय है, और इस पे होना चाहिए कि छानबीन होना चाहिए कि कितनी तीव्रता के ब्लास्ट उपयोग किए गए थे और कहाँ तक उनका प्रभाव होता है। जी बिल्कुल। हमारे साथ हमारे संवाददाता राजेश वर्मा जी भी जुड़े हुए हैं। बियानी जी, आपको रोकना चाहूंगी, एक बार हम संपर्क कर लें अपने संवाददाता से भी, राजेश वर्मा जी से भी। राजेश जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी राजेश जी, आपने शशि जी की भी बात सुनी और जो पर्यावरणविद हमारे साथ जुड़े हुए हैं बियानी जी, उनकी भी बात सुनी। लेकिन पहले मैं आपसे समझना चाहूंगी कि आपदा में वहां पर अभी भी कितने लोग फंसे हुए हैं, कितने लोगों को निकाल लिया गया है उस सुरंग में, जितने मजदूरों के फंसे होने की बात थी, और लेटेस्ट के आंकड़े क्या है मौत के लिहाज से? अभी के आंकड़ों की बात करें, जो अभी सरकारी तौर पे जो आंकड़े हमारे पास आए हैं, 19 लोगों की मौत जो है अभी फिलहाल उनकी बॉडी जो है वो रिकवर कर ली गई है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ और तमाम आईटीबीपी के साथ साथ तमाम जो सेना बल है वो इस समय बिल्कुल युद्ध स्तर पे वहां पर काम कर रहा है। दूसरी बात है ऐश्वर्या, और इसमें जो लापता लोगों की संख्या है वो 202 बताई जा रही है। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से रेस्क्यू का काम, जैसे मैंने बताया कि चल रहा है, क्योंकि बड़ी घटना है, क्योंकि बड़ा एक जो एक सैलाब था अलकनंदा में, वो साफ तौर पे विजुअल में और हम लोगों ने लगातार अपने दर्शकों को दिखाया, और जिसके साथ साथ जो तमाम जो सरकार की मुहिम थी या सरकार जिस तरीके से एक्टिव हुई, क्योंकि बहुत तेजी से ये जो वायरल हुए वीडियो लगातार लोगों ने वहां से फेसबुक लाइव भी किए हैं। तो सोशल मीडिया से जिस तरीके की एक्टिविटी सरकार को मिली, तो सरकार भी एक्शन में आई और सरकार ने तुरंत जो है अपना एक्शन लिया, और खुद स्वयं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जो है मौके पर पहुंचे। तो अभी तक की जो बात करें तो अभी सबसे बड़ा एक जो टनल का काम है तपोवन में, जो टनल में 35 लोग बताए जा रहे हैं जो फंसे हुए हैं, क्योंकि वो कल से लेकर अब तक यानी कि 24 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। और अभी तक की जो आंकड़ों की बात करें तो उसी में 35 लोग जो है वहां पर फंसे हुए हैं। फिलहाल जो है रेस्क्यू टीम अपना काम तेजी से कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, सभी लोग मिलजुल करके बढ़िया ढंग से काम वहां पर चल रहा है। लेकिन अभी तक की जो अपडेट आ रही है उसमें 200 मीटर तक जो है टनल की सफाई जो है लगभग कर ली गई है, यानी कि जो मलबा उसके अंदर आया था उसको निकाल दिया गया है। लेकिन उसके अंदर जो अभी तक की जो अपडेट है उसमें एक ब्लेरो गाड़ी जो है वो टनल के अंदर है, एक क्रेशर उसके अंदर है, 2 जेसीबी उसके अंदर है। उसके बाद उसमें 35 जो मजदूर बताए जा रहे हैं
वो भी उसी के अंदर है। लेकिन अभी प्रयास सरकार का यही है, जो रेस्क्यू टीम वहां पर काम कर रही है, क्योंकि जो वहां पर जो टनल में मलबा है उसकी वजह से काफी परेशानी हो रही है, क्योंकि अंदर तक जो है वहां पर जवान नहीं पहुंच पा रहे हैं, रेस्क्यू नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन हालांकि जब से देर रात जो है वहां पर जेसीबी लाई गई, 2 जेसीबी मशीनों से वहां पर काम लगातार जारी हो रहा है। लेकिन जिस तरीके से अब तक की 200 से 250 मीटर तक जो है टनल को साफ कर लिया गया है, और अंदर की तरफ जो है जो जवान है हमारे एनडीआरएफ के, एसडीआरएफ के, या तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनके जवान जो है वो लगातार वहां पर घुसने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि जल्द से जल्द जो वहां 35 मजदूर जो फंसे हुए हैं उनको निकाला जाए। लेकिन फिलहाल जो सबसे बड़ी चुनौती अभी अब तक की देखी जाए तो ऐश्वर्या वो वहीं पर देखने को मिल रही है, तपोवन में। फिलहाल अगर आंकड़ों की बात करें, यानी कि गंगा का जो अलकनंदा का जो जल स्तर था वो सामान्य हो चुका है। जो एक्टिविटी नीचे गंगा घाटों पे देखने को मिलती थी वो कहीं ना कहीं दोबारा पुनः जो है वो जल्द शुरू हो गई है। और शुरू हो चुकी है, इसका मतलब लगातार आईटीबीपी के जो जवान हैं वो वहां पर सुरक्षा ऑपरेशंस में लगे हुए हैं और लोगों को बचाने का काम वहां पर किया जा रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यहां पर यह है कि क्या एक सक्रिय तंत्र की जरूरत है हमको, ऐसी आपदाओं को जो पहले से सचेत करे ताकि एक बड़े जानमाल के नुकसान से हम बच जाएं। दर्शकों, फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं अपनी इस चर्चा में, लेकिन ब्रेक के उस पार भी ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो अपने मेहमानों से हम पूछेंगे। वहां के जो स्थानीय निवासी हैं शशि जी, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मूल वजह रही, क्या पर्यावरण में किसी तरह का बदलाव वहां पर इस आपदा का कारण बना, और बयानी जी से भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो वैज्ञानिक है, जो पर्यावरणविद है, वो क्या कारण बता रहे हैं इस आपदा का। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तर प्रदेश की धरती धर्म और आध्यात्म की धरती है। साथ ही ये धरती वीरों की भी जन्मभूमि रही है। प्रथम स्वातंत्र्य समर 1857 से लेकर 1947 तक उत्तर प्रदेश जन क्रांति का प्रमुख केंद्र रहा। गोरखपुर के गोरक्षपीठ के योगियों की परंपरा के महंत दिग्विजय नाथ जी ने गांधी जी की अगुवाई में आंदोलन का नेतृत्व किया। वहीं 1922 में भारत मां के सपूतों ने चौरी चौरा में ब्रिटिश साम्राज्य के प्रतीक थाने को ध्वस्त कर अंग्रेजों के शासन को चुनौती दी थी। इस वर्ष हम चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव मना रहे हैं, जिसका शुभारंभ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की गरिमामयी उपस्थिति में किया गया। आइए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक मजबूत और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लक्ष्य से अपने सपनों, आकांक्षाओं और प्रयासों को जोड़ें। स्वरक्तः स्वराष्ट्रम रक्षेत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। ब्रेक के बाद स्वागत आप सभी का। देवभूमि में प्रकृति का रौद्र रूप, जिस तरह से कल की घटना हुई उसमें हमने देखा कैसे ग्लेशियर के टूटने से नदियों में बाढ़ आई और तमाम जो मलबा है वो पहाड़ी से खिसकता हुआ नीचे इलाकों तक पहुंचा और अपने साथ साथ जो अन्य मकान, जगह, सारी चीजें थी उनको बहा करके ले गया। एक बड़ी प्राकृतिक आपदा। आखिरी आपदा क्यों आई, इस आपदा से जो लोग जूझ रहे हैं उनका क्या कहना है इसके बारे में, और क्या पर्यावरणविदों का कहना है इस आपदा के बारे में। क्योंकि जिस तरह से प्राकृतिक आपदाएं, हालांकि उत्तराखंड पहाड़ी जगह पर स्थित है,
उसके बारे में कहा जाता है कि प्राकृतिक आपदाएं यहाँ पर आम बात हैं, लेकिन जब वो आपदा बड़ी संख्या में आती है और उससे एक बड़े जानमाल के नुकसान होने की भी बात सामने आती है, तो उस आपदा पे चर्चा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो चर्चा में हमारे साथ चमोली से स्थानीय निवासी शशि जी जुड़े हुए हैं। शशि जी, एक बार फिर से मैं आपका रुख करूंगी। 2013 की जो आपदा थी उसके लिए ये भी एक पॉइंट कहा गया था कि पहाड़ी इलाकों में कई ज़्यादा बांधों का बनना, टनल्स का बनना, ये सब नुकसान पहुंचाते हैं। आपदा के समय पर इनकी वजह से जो आप कहेंगे जितनी कैजुअलिटी होती हैं वो बढ़ जाती हैं। क्या आपको लगता है कि मानव का बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप प्रकृति में हो रहा है, जिस वजह से ये आपदा जो है या तो ये बढ़ रही हैं या फिर आपदा का जो स्वरूप होता है वो भयंकर हो जाता है? आपको ये बताना चाहूंगा कि जब जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो चर्चाएं बड़ी जोर पकड़ने लगती हैं कि इस तरह के टनल बनने से या बांध बनने से आपदाएं हो रही हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं कि 94 में जब मनसूना गांव में पूरा 250 परिवार इसी तरह से एक तरफ से पहाड़ी टूट के आती है, दूसरी तरफ जाकर के केदार घाटी में एक गांव पूरा दफन हो जाता है सुबह 7:30 बजे के करीब ये होता है। तब राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सब आते हैं। उस समय तो वहां पे कोई टनल नहीं थी, यहाँ कोई बांध नहीं था, कोई इस तरह की योजनाएं परियोजनाएं नहीं चल रही थी। मैं कहता हूँ थोड़ा सा मतलब बुद्धिजीवी लोगों को बौद्धिक चीज को जो एक बुद्धिमत्ता के साथ में सारी चर्चाएं करनी चाहिए। मैं इस विचारों का व्यक्ति हूं कि विकास और विनाश दो ऐसी धुरी हैं कि अगर विकास करना है तो विनाश होने वाली संभावनाओं को भी एक बोलते हैं सुनियोजित और अनियोजित दो तरीके हैं कि आप सुनियोजित तरीके से अगर काम करते हैं तो विकास होगा, अनियोजित तरीके से अनियंत्रित तरीके से करेंगे तो विनाश होगा। लेकिन सीधा सीधा विलंब कर देना किसी चीज को कि बांध बनने से ऐसा हुआ, लेकिन वहीं इसका दूसरा पहलू ये भी तो आता है कि ये आपको और हमें नहीं भूलना चाहिए कि जब केदारनाथ की आपदा आई या जब पूरे उत्तराखंड में विपदा आई थी 2013 में, तो आपको ध्यान होगा पूरे देश और दुनिया को पता है कि जो पूरा उत्तर भारत जब बचा है, हिंदुस्तान का आधा हिस्सा जब बचा है, तो उसको बचाने में टिहरी बांध और श्रीनगर बांध की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और ये मत भूलिएगा कि ये मैं एक स्पेशल एक जानकारी आपको दे रहा हूं कि कल जो घटना, ये दुखद घटना हुई है, इसमें भी जो जान माल का और जो बड़ा नुकसान होने से बचाने के लिए जो तपोवन का जो ये प्रोजेक्ट है वही मददगार साबित हुआ। आपको बता दूं कि 4 गेट बने थे, चार गेट है वहां पे, और उस गेट के अंदर एक टनल जो खुद रही थी जो सीधे आपके आ रही थी यहाँ पे, यहाँ हेलंग में आना था इसको, हेलंग में इसको आना था, 2.5 किलोमीटर की ये टनल खुद चुकी थी। लेकिन जहां नदी में 4 गेट थे, 4 में से एक गेट खुला होने के कारण इतनी देर में जो ऊपर से जो ऋषि गंगा जब फूट के आई है रेणी गांव से होते हुए, तो तपोवन में जब पहुंचती है तो लगभग 15-20 मिनट का उसका होल्ड रहा और इतना पानी वहां जमा होता गया, पीछे तक गया, और एक गेट से जो पानी बाहर धीरे धीरे रिसता रहा। तो वही कारण रहा कि आपका ऋषिकेश और हरिद्वार और तमाम श्रीनगर, देवप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग, रुद्रप्रयाग ये सब सुरक्षित रहे आज। क्योंकि फिर अगर मान लो ये वहां पे वो बैरियर ना बना होता, वो 4 गेट ना होते परियोजना के। लेकिन इसका मतलब ये ना समझिए कि मैं कह रहा हूँ कि नहीं विकास होना चाहिए इसको कर, लेकिन परियोजनाओं का विरोध करना मतलब ये तो राष्ट्र कल्याण की चीजें हैं, इनको हम विरोध नहीं कर सकते हैं। हमें इन चीजों को समझना चाहिए कि परियोजनाएं बन रही किसके लिए बन रही है, हमारे आपके लिए बन रही है। अगर बिजली आ रही है, अच्छी बिजली, अच्छा पानी अगर सबको मिल रहा है और उस नियंत्रित तरीके से मिल रहा है। लेकिन हाँ, मैं बार बार कहता हूँ कि 100 सलाह हुए बगैर कोई भी परियोजना शुरू न हो। स्थानीय लोगों की जो कयासबाजी है, जो अंदेशा उनको होता है, जो बातें वो कहते हैं, उनको मतलब मजाक में न उड़ाया जाए। मैं देखता हूँ, मैं जोशीमठ में कई बार इस चीज को देख चुका हूँ, टिहरी में देख चुका हूँ कि लोगों की मजाक बनाई जाती है स्थानीय लोगों की। और ये परियोजना संचालक क्या करते हैं कि स्थानीय लोगों के बीच से ही किसी एक आदमी को धन बल के आधार पे एक नेतृत्व उसको सौंपते हैं ताकि वो सबको जो मैनेज करता रहे। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि सरकार को चाहिए, चाहे राज्य सरकार, केंद्र सरकार, कि उन परियोजना संचालकों के ऊपर नजर रखे और स्थानीय लोगों से बराबर संवाद करते रहे। जैसे अभी पर्यावरणविद साहब ने, बयानी साहब ने बहुत अच्छा कहा, ये मैं एक नई बात उन्होंने निकाली है, इसमें ये चर्चा होनी चाहिए कि उन्होंने कहा कि जो हम ये कह रहे हैं कि बार बार कल से कह रहे हैं कि ग्लेशियर टूटा, ग्लेशियर, वाकई ये एक सोचने वाली बात है कि ग्लेशियर टूटता तो इसमें वो बर्फ की सिल्लियां भी बहती, कुछ पानी होता, कुछ बर्फ होती। जैसे केदारनाथ में तो श्रीनगर तक और हरिद्वार तक बर्फ की सिल्लियां देखी गई, लेकिन इस पानी में बर्फ नहीं देखा गया कहीं पे। ये सबसे मजेदार बात है।
बिल्कुल यही बात कही आपने। शशि जी, आपकी दो बातें बहुत ही वैलिड पॉइंट हैं। जो आपने कहा कि जो विकास है वो नियंत्रित तरीके से होना चाहिए, अनियंत्रित तरीके से नहीं। और जो दूसरी आपकी बात है, वही मेरा प्रश्न था, वो लेकर मैं बियानी जी के पास जाऊंगी, फिर से आऊंगी मैं शशि जी आपके पास। फिलहाल प्रोफेसर ए के बियानी जी, इस बारे में बहुत चर्चा हो रही है लोगों की तरफ से भी, वैज्ञानिकों की तरफ से भी, कि ठंड के मौसम में जो ग्लेशियर्स हैं वो नहीं टूटते हैं। ऐसा बहुत कम देखा गया है कि ठंड के मौसम में ग्लेशियर्स टूटे और उनकी वजह से जो पानी हो उसका जमावड़ा हो और एक बड़ी संख्या में बाढ़ आए या फिर सैलाब हो। लेकिन क्या वजह रही कि ठंड के मौसम में ग्लेशियर्स टूट करके झील बढ़ने के और उसके बाद इस बाढ़ की जो बात है वो कही जा रही है, ऐसा क्यों है? तो देखें, आज गूगल पे मैप्स वगैरह देखें तो आपको ग्लेशियर बहुत बहुत दूर तक नजर नहीं आएंगे जी। जो ग्लेशियर नजर आएंगे वो वहां से कई किलोमीटर दूर मिलेंगे। अब ये जो पानी आया वो पानी वास्तव में चिंता का विषय है कि ये पानी कहाँ पर इकट्ठा हुआ। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कोई लेक बनी थी, और लेक जरूरी नहीं कि ग्लेशियर के कारण बनी हो, या हो सकता है मलबे के कारण भी लेक बनी हो। वो जब लेक टूटी तो उसका पानी बह के यहाँ पर आया है। अब ग्लेशियर से उसका कितना संबंध है अभी इस बारे में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता है। वैसे भी जो स्थानीय निवासी हमारे शशि भूषण जी बता रहे हैं कि उन्होंने बर्फ की कोई शिलाएं उसमें नहीं देखी है, तो बर्फ की शिलाएं नहीं है तो इसका मतलब ये कि ग्लेशियर नहीं टूटा है, और जो पानी आया है वो कहीं ना कहीं जमा हुआ और उस चीज को हम पहचान नहीं पाए। या हम हमारे यहाँ के जो वैज्ञानिक हैं या जो इस विषय का अध्ययन करते हैं या जो इस पे मॉनिटरिंग करते हैं, उन लोगों की कहीं ना कहीं इसमें चूक रही है कि वो इसको देख नहीं पाए और उसको देख के आगाह नहीं कर पाए। अगर हमारी मॉनिटरिंग सही होती तो हम समस्या को काफी पहले ही पहचान जाते और उसका निवारण कर सकते थे। ऐसा मेरा निश्चित रूप से मानना है। इसमें कहीं मॉनिटरिंग की गलती रही है। अब हम ग्लेशियर को दोष दें या हम प्रकृति को दोष दें वो एक अलग इश्यू हो जाता है, पर जो नुकसान हुआ है वो वास्तव में बड़ा भयावह है। और इस तरह के नुकसान जो हैं वास्तव में लोगों के मन में एक दहशत का माहौल पैदा करते हैं। और मैं 300 किलोमीटर दूर बैठा होने के बावजूद भी मेरे पास तरह देश के अलग अलग हिस्सों से फोन आ रहे कि आप सुरक्षित हैं या नहीं है, तो एक भय का जो वातावरण बन जाता है, ये भय का वातावरण भी हटाया जाना जरूरी है। इसके लिए जो मीडिया प्रयास बिल्कुल उससे भी जूझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन फिलहाल जैसा आपने कहा चौकस रहना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मॉनिटरिंग ज़रूरी है, ताकि इस प्रकार की जो आपतिक घटनाएं हैं, ये आपदाएं हैं, ये दोबारा ना आए। दर्शकों, फिलहाल एक और छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार भी बहुत सारे सवाल हैं इस आपदा को लेकर के कि तमाम तरह को प्रयास और शासन की तरफ से चौकन्ना रहने के बावजूद भी इस तरह की आपदा में जान माल का बड़ा नुकसान क्यों हो रहा है। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। The Navy gives me ability. The Navy gives me action. The Navy gives me authority. The Navy gives you more. Indian Navy, an ocean of opportunities. खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6:30 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया पर।
कोर्ट कचहरी के ना लगे चक्कर, सबसे अधिक यही है बेहतर। लेकिन बढ़ ही जाए पाला तो कहां जाए, क्या करें? घबराए नहीं, अब हर मुश्किल होगी आसान। के न्यूज इंडिया पर वकील आपका देगा समाधान। कीजिए कॉल, पूछिए अपने सवाल 0512 23900031 और 0512 23900032। वकील आपका हर रविवार दोपहर 3 बजे केवल के न्यूज इंडिया पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। और आगे बढ़े उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। देवभूमि में आपदा का कहर, इसमें 202 लोगों के लापता होने की जो बात है वो सामने आ रही है। 19 लोगों के शव अब तक प्राप्त हो चुके हैं। आईटीबीपी और पुलिस की तरफ से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं। इस मलबे के रास्ते में जो भी आया मलबा उसको बहा ले गया। फिलहाल जो 2 पावर प्रोजेक्ट्स चल रहे थे जो पूरी तरह से इस बाढ़, इस त्रासदी के चलते तबाह हो गए, उन पावर प्रोजेक्ट्स में जो मजदूर फंसे हुए हैं उनको बचाने की भी पुरजोर कोशिश की जा रही है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड में फिर त्रासदी का कहर है। लगभग 202 लोगों के लापता होने की सूचना है और साथ ही 19 के शव अलग अलग स्थानों से बरामद किए गए हैं। राहत और बचाव कार्य में आईटीबीपी और सेना के जवान लगे हुए हैं। लगातार जो लापता लोग हैं उनको तलाशा जा रहा है। उत्तराखंड में एक बार फिर से त्रासदी का कहर, लगभग 202 लोगों के लापता होने की सूचना। 19 लोगों के शव अलग अलग स्थानों से बरामद कर लिए गए हैं। लगातार आईटीबीपी और एनडीआरएफ के जवान, साथ ही सेना के जवान वहां पर राहत और बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। टनल के अंदर जो लोग फंसे हुए हैं उनको भी बचाने की पूरी कोशिश की जा रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, उत्तराखंड त्रासदी में लगभग 202 लोगों के लापता होने की सूचना है। इनमें से 19 का जो शव है उन्हें बरामद किया जा चुका है। राहत बचाव में आईटीबीपी और सेना के जवान जुटे हुए हैं। तो देवभूमि में जिस तरह से प्राकृतिक आपदा आई है उसे लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं। फिलहाल जो नए आंकड़े थे वो हमने आपको बता दिए। अपडेटेड आंकड़े, इससे पहले 105 लोगों के लापता होने की बात हो रही थी, जो कि आंकड़ा बढ़ के 202 तक पहुंच चुका है और 19 लोगों के शव भी प्राप्त हो चुके हैं। बाकी मलबे को हटाने का काम लगातार जारी है। एक बार जब मलबा हटाया जाएगा तभी सही आंकड़ों का पता लग सकेगा कि कितने शव जो हैं उनको बरामद किया जा चुका है और यहाँ पर जान और साथ माल का भी कितना नुकसान हुआ है। फिलहाल हमारे साथ इस चर्चा में वहां के स्थानीय निवासी शशिकांत जी जुड़े हुए हैं, प्रोफेसर बयानी जी जुड़े हुए हैं और हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर बयानी, फिर से आपके पास में आऊंगी। इस आप जो प्राकृतिक आपदा है इसको समझने के लिए, हालांकि उत्तराखंड और जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं उन्हें वैसे ही सेंसिटिव करार दिया जाता है। हम अक्सर सुनते हैं कभी बादल फटने की घटना, कभी एवलांच होने की घटना, कभी भारी बर्फबारी हो गई उसकी घटना। लेकिन इस तरह की जो आपदा होती हैं जो कि अचानक से आती हैं और लगता है कि कहीं से कोई ग्लेशियर टूटा और वो उस ग्लेशियर का एक टुकड़ा आया। अगर हम थोड़ा पीछे जाकर के बात करें तो 2020 में कोरोना लॉकडाउन के चलते इस बात को काफ़ी ज़्यादा वैज्ञानिकों की तरफ से कहा गया था कि पर्यावरण काफ़ी हद तक साफ हुआ है। जो मैदानी इलाके हैं उनसे भी जो हिमालय की श्रृंखला है वो दिखने लगी हैं। प्रदूषण का जो स्तर है वो बहुत ज़्यादा कम हुआ था उस वक्त में। वैज्ञानिक इसे भी एक कारण मान रहे हैं कि जिस तरह से जो प्रदूषण की लेयर थी जब वो हटी तो सूरज की जो किरणें हैं, सूरज की जो धूप है, उसकी तपिश है वो ज्यादा मात्रा में ग्लेशियर्स तक पहुंची। इस कारण ग्लेशियर्स तेजी से पिघले और उन्हीं का वो पानी झील में भरा और झील जब लबालब भर गई तब वही मलबे के रूप में बह करके बाढ़ का रूप लेकर के आया। आपको लगता है कि इस तरह का जो तर्क है ये किस हद तक सही है, कितना इत्तेफाक रखते हैं आप इससे? इस तर्क बहुत अधिक सच नहीं होते हैं।
इसका कारण ये है कि जो प्रदूषण है ये एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है, और उसमें जो थोड़ा सा कम समय के लिए जो उसमें परिवर्तन आया था उससे कोई बहुत अधिक अंतर नहीं पड़ता है। जहाँ तक प्रदूषण का सवाल है, प्रदूषण से कोई भी प्राकृतिक क्रियाएं संचालित नहीं होती, खास करके इस तरह की जिस तरह से उत्तराखंड में ये घटनाएं हो रही, चाहे वो बादल फटे, चाहे वो लेक फटे, या चाहे वो लैंडस्लाइड हो, उसका प्रदूषण से संबंध नहीं है। मैंने शुरू में भी कहा था कि जब पर्यावरण में या प्रकृति में असंतुलन होगा तब इस तरह प्रकृति अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करेगी, और उसी एडजस्टमेंट का नतीजा है कि इस तरह की घटनाएं होती है। ये घटनाएं अच्छाई के लिए भी हो सकती है और बुराई के लिए भी हो सकती है। कई बार जब प्रकृति में संतुलन आता है और संतुलन हासिल करने की कोशिश करती है तो अच्छाई ये होती है कि जैसे पहाड़ उठ गए और बड़े बड़े हमारे यहाँ हिमालय पे बड़े बड़े ग्लेशियर बन रहे हैं, या हमारे यहाँ गर्म पानी के सोते निकल रहे हैं, तो ये कुछ अच्छाइयाँ भी हैं। हमेशा नुकसान होता है ऐसा नहीं। और जहाँ तक नुकसान की बात है वह वहीं होता है जहाँ पे आबादी होती है। अगर जहाँ पे आबादी नहीं है वहाँ पर अगर इस तरह की घटना होती तो उससे कोई नुकसान नहीं होता है। जो नुकसान हुआ है ये इसको अगर हम ये कहें कि ये पर्यावरण के कारण है तो वो गलत है। ये अभी जो नुकसान हुआ है ये वास्तव में इसको अभी तक निश्चित रूप से हम नहीं कह सकते कि किसके कारण हुआ है। ग्लेशियर टूटा है, ग्लेशियर नहीं टूटा, ऐसा मेरा मानना है। जो झील बनी थी, अब वो झील क्यों नहीं पकड़ में आई, इसके जब तक हम रिमोट सेंसिंग के सैटेलाइट की इमेजेस नहीं देखेंगे या उसका अध्ययन नहीं करेंगे विस्तार में, तब तक वो पता नहीं लगेगा। अगर झील बनी थी और दिख रही थी तो उस वक्त हमारे मॉनिटरिंग एजेंसी का फर्ज होता था कि उन झीलों को जाके बारीकी से अध्ययन करें। आजकल तो अध्ययन में कोई विशेष मुश्किल भी नहीं है, आसानी से जाया जा सकता है। और अगर ऐसा लग रहा था कि वो झील टूटने वाली है तो उसके पहले ही हम इस तरह का कार्य कर सकते थे कि उससे बचाव हो सकता था। यहाँ मैं एक उदाहरण दूंगा कि 1893 में बिरी गंगा रिवर पे एक बहुत बड़ी लैंडस्लाइड हुई थी और उससे गोहना लेक बनी थी। वो जो गोहना लेक थी वो सितंबर 1893 में बनी थी और वो अगस्त 1894 में वो बस्ट हुई थी। उस वक्त अंग्रेज यहाँ पे थे और अंग्रेजों ने वहाँ पे एक अधिकारी नियुक्त कर रखा था, क्रुकशंक नाम के आर्मी के सज्जन थे। वो उनका काम ये था कि रोज झील को मॉनिटर करना, क्योंकि उन्हें मालूम था कि ये झील जो है टूटना तो है। और उनकी रिपोर्टिंग इतनी सही थी कि उन्होंने ये कह दिया था कि फला फला तारीख को झील टूटेगी। सिर्फ अंतर इतना है कि उस जिस तारीख को उन्होंने बताया उससे जस्ट एक दिन पहले वो झील टूटी थी। और उस झील के टूटने से करीब 10 अरब घन फुट पानी बह के नीचे आया। उसने श्रीनगर में भयंकर तबाही मचाई, पूरे श्रीनगर को उजाड़ दिया था। के बावजूद भी श्रीनगर में कोई मौत या कहीं पे भी कोई मौत नहीं हुई थी। इस तरह की अगर व्यवस्था हमारे यहाँ होती है जिसमें मॉनिटरिंग बहुत अच्छी हो और उसके बाद हम उसके हिसाब से कदम उठा सकें, तो निश्चित रूप से आप इन घटनाओं पर काफी हद तक जान और माल के हानि की रोक लगा सकते हैं। ये तो एक उदाहरण है जिसको हमें अनुकरणीय मानना चाहिए। बिल्कुल, मतलब बहुत ज्यादा जरूरी है आपके बहुत ज्यादा जरूरी है आपके हिसाब से। और ये बात सही भी है, उत्तराखंड जैसे सेंसिटिव एरिया में जहाँ पर पहाड़ है, जहाँ पर नेचुरल जो आप कहेंगे प्राकृतिक पहाड़, प्राकृतिक झरने, ये चीज़ें ज़्यादा हैं और वहाँ पर अगर हमारी आबादी बसी हुई है तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वहाँ पर मॉनिटरिंग करते रहना बारीकी के साथ। हमारे संवाददाता राजेश वर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश, जो रविवार को आपदा आई है उसमें 2 जो बिजली प्रोजेक्ट्स थे, पावर प्रोजेक्ट्स थे, उनको भी नुकसान पहुँचने की बात सामने आ रही है। साथ ही एक पुल जो कि सेना से जोड़ता था, उस पुल के भी टूटने की बात सामने आ रही है। कितना नुकसान आप आंकते हैं यहाँ पर, किस चीज का वहाँ पर कंस्ट्रक्शन के लिहाज से नुकसान हुआ है? इसमें जो है नुकसान तो हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अभी इस तरीके से जो आकलन आ रहे हैं सरकार के कि 5 पुल जो है वहां पर डैमेज हुए हैं और जो डैम है वो तो बिल्कुल ही डैम जो है क्षतिग्रस्त हो चुका है। मतलब वहां से फ्लो जो है वो गंगा का बिल्कुल बरकरार है। और एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि जो अभी तक हमारे साथ जो एक्सपर्ट भी बैठे हैं, सभी लोग बैठे हैं, तो उसमें एक चर्चा बार बार हो रही है कि ग्लेशियर टूटने की वजह से कारण ये सैलाब आया है या फिर कुछ और कारण रहा है। लेकिन फिलहाल
फिलहाल इसमें जैसे हमने अभी हम लोग दिखा रहे थे कि हम जो डायरेक्टर है वाडिया के साईं जी, उनसे हमारी कल जब बात हुई तो उनसे मैंने स्पेशली बात करी तो कि क्या कारण हो सकता है, तो उन्होंने भी स्पष्ट किया इस बात के लिए कि क्योंकि हमने सैटेलाइट से भी कुछ उनके पास तस्वीरें आई थी, उन्होंने बकायदा उसको एक्सप्लेन किया कि हमने इस पे सर्च की थी और कोई भी यहाँ पर इतना बड़ा ग्लेशियर यहाँ पर दिखाई नहीं दिया था। लेकिन अगर वो ग्लेशियर बड़ा अगर वो ग्लेशियर बड़ा टूटता तो स्वाभाविक सी बात है कि वहां पर बर्फ वगैरह दिखाई देती, जो अलकनंदा में जिस तरह का सैलाब जिस तरीके से आया है तो उसमें कोई इस तरह का नहीं दिखा। लेकिन अगर वो छोटा ग्लेशियर वहां से डैमेज हुआ है या वो टूटा है, वो अलकनंदा में गिरा है, तो इतनी बड़ी जो फ्लो है था अलकनंदा का, वो इस तरीके से वो उस तरीके से डैमेज करते हुए नहीं जा सकता था डैम को। लेकिन इन सब चीजों को लेकर के आज जो है वाडिया से एक टीम जो है स्पेशली वहां पर भेज दी गई है, जो पूरा सर्च करेगी, पूरा अध्ययन करेगी, क्योंकि ये जांच का विषय है और गंभीरता का विषय है, क्योंकि जो कि भविष्य में इस तरीके का कोई और भी कारण वहां से पैदा ना हो। तो इन सब चीजों को लेकर के एक मॉनिटरिंग जो है खासतौर से कहा जा सकता है वो वाडिया की तरफ से वो वहां पर टीम भेज दी गई है और वो वहां अपना सर्च अभियान जो है वो शुरू कर दिया गया है। जी, आपने कहा भविष्य में इस तरह की घटनाएं ना हो, इन्हें रोकना बहुत ज्यादा जरूरी है। शशि भूषण जी, आपके पास आऊंगी मैं। भविष्य में इस तरह की घटनाएं ना हो, जिस तरह से हमारे साथ पर्यावरणविद बयानी जी भी जुड़े हुए हैं, उनका भी ये कहना था जो मॉनिटरिंग है उसमें कहीं ना कहीं कमी है, उसको और ज्यादा चौकन्ना और ज्यादा एक्टिव होना चाहिए था। आप क्योंकि वहां के स्थानीय निवासी हैं, तो ऐसे में पहाड़ के जो स्थानीय निवासी हैं, क्या उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि जिस तरह के वहां पर लगातार कंस्ट्रक्शंस हो रहे हों, चाहे वो प्राइवेट कंस्ट्रक्शन हो, चाहे वो गवर्नमेंट की तरफ से कंस्ट्रक्शन हो, उनमें बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाए मानकों का, क्योंकि अगर जान के साथ साथ माल का भी नुकसान होगा तो कम से कम वो कंस्ट्रक्शन जो 2 साल 3 साल 6 साल में होता है वो ताश के पत्तों की तरह वहां से ढह जाता है और बह करके अपने साथ और जो तमाम आप कहेंगे बहुमूल्य चीजें हैं उनको भी बहा करके ले जाता है। ऐसे में नागरिकों की भी कितनी जिम्मेदारी वहां पर बनती है कि इस चीज को लेकर के खुद भी जागरूक हों और ये आवाज भी उठाएं कि अगर कहीं मानकों का पालन नहीं हो रहा है तो वो होना चाहिए। प्रश्न एक साथ जोड़ दिए हैं, एक तो गुणवत्ता की बात और दूसरे स्थानीय लोगों की जागरूकता की बात और तीसरा कि यहाँ पे जो पूरा कंस्ट्रक्शन बह गया, तीनों ही चीज एकदम अलग सी हैं। मैं कहता हूँ जब भी यहाँ पे पहाड़ों में, चाहे वो मैंने बताया ना कि टेहरी से लेकर के और सभी जिलों में, पर्वतीय जिलों में जब जब परियोजनाएं बनी हैं तो स्थानीय लोगों ने हमेशा आवाज उठाई और यहाँ तक कि न्यायालय तक गए हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक लोग गए हैं, लेकिन उनको अनसुना किया गया है। कोर्ट में उनकी सुनवाई होती है थोड़ा बहुत वहां पे, लेकिन वो उनको न्याय तब भी नहीं मिल पाता क्योंकि पूरा सिस्टम एक उसमें रहता है। दूसरी बात में आप कह रहे हैं कि ये जो आपदाएं आती हैं उसके बाद जब ये कंस्ट्रक्शन बह जाता है, मैं यहाँ पे एक चीज ये जोड़ना चाहूंगा जरूर कि ये बात बराबर आ रही कि बांध उड़ गया, साफ हो गया। मैं ये बता रहा हूँ, ये कोई चीज यहाँ पे बांध उड़ा नहीं है। और पहली बात तो ये बांध नहीं है जो कि पूरे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में, लोकल मीडिया में, सब जगह ये बांध इसको कहा जा रहा है। बांध नहीं है। बांध उत्तराखंड में केवल श्रीनगर का है, वो छोटा बांध है। और बड़ा बांध अगर कहेंगे आप तो टिहरी में है और उसके बाद कोटेश्वर में है। उसके बाद उत्तराखंड में सारे प्रोजेक्ट टनल वाले बन रहे हैं। और जो अभी घटना तपोवन में हुई है, ये बांध नहीं बहा है, ये बांध है ही नहीं, ये बैराज है। बैराज बोलते हैं, इस पे 4 गेट बनते हैं। जैसे आप हरिद्वार में आएंगे तो हरिद्वार में भी बैराज है, गंगा में जब नहर में इस नहर में पानी छोड़ना, उस नहर में पानी छोड़ना, तो इसके लिए बैराज बनाए जाते हैं। तो बैराज और बांध एकदम अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। तो सबसे बड़ी दुविधा कल से मैं बोलना चाह रहा हूँ बहुत बार, लेकिन अभी बहुत अच्छा आपने पूछा, तो मैं कहूँ कि ये बांध शब्द इससे हट जाना चाहिए। बांध एक बहुत विराट रूप है। अगर बांध होता और वो फूटता तो आज तस्वीर कुछ और होती, शायद पूरा उत्तर भारत तक तबाही मची होती। तो बांध तो ये है ही नहीं। आपको यहाँ पे मैंने पहले भी जोड़ा कि इस चीज को आप गौर कीजिएगा और जोर देके समझिएगा कि जो ये अभी निर्माणाधीन एनटीपीसी का जो तपोवन में था, 4 बैराज, एक बैराज पे 4 गेट थे जो, और इस समय जो अलकनंदा का जो पानी था वो बिल्कुल नहर की तरह बहुत बारीक, आप पैदल आर पार उसको कर सकते हैं, ऐसा पानी था, बहाव ना के बराबर। और अलकनंदा नहीं है, वो धौली गंगा है। और जहां ये ग्लेशियर गिरा है वो ग्लेशियर ना धौली गंगा में गिरा ना अलकनंदा में गिरा, ये गिरा है ऋषिमुख पर्वत से और ऋषि गंगा में। तो
सारी चीजें जानकारी लोगों के पास उड़ती उड़ती आ रही है, लेकिन करेक्ट जानकारी ये है कि ऋषि गंगा में ग्लेशियर गिरा, जिसको ग्लेशियर कह रहे हैं लेकिन ग्लेशियर है नहीं। अभी उस पे अभी प्रोफेसर साहब ने भी बात कही है। तो मैं ये कहूंगा कि बैराज और ये बांध को तो अलग अलग देखना चाहिए। मैंने पहले भी कहा था कि यहाँ पे जो ये आप जो विपदा, जो बहुत बड़ी आफत जो बच गई है देश में होने से, वो उसी कंस्ट्रक्शन ने रोका, उसी कंस्ट्रक्शन ने रोका। जो 2.5 किलोमीटर की जो टनल, जिसमें अभी राजेश बता रहे थे आपके संवाददाता कि 250 मीटर तक अभी सेना वहां तक पहुंची है अंदर, लेकिन अभी 2.5 किलोमीटर की टनल है जहां अंदर तक निकली हुई है। तो आप ये सोचिए कि कई दिन लगेंगे अभी अंदर तक पहुंचने में, क्योंकि जेसीबी से खोद नहीं सकते हैं, जबरदस्ती मलबा उठा नहीं सकते हैं, क्योंकि अब किस हालत में डेड बॉडी है या कोई जिंदा है भी नहीं है, इसकी सब कयासबाजी है। लेकिन बहुत संभल संभल के काम हो रहा है। 2.5 किलोमीटर अंदर पहुंचना बहुत मुश्किल का काम है भी। और ये लगाइए कि इतना पानी तो टनल के अंदर भरा, फिर एक गेट, जो बैराज का एक गेट खुला है, एक गेट से धीरे 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 पानी रिलीज हुआ, जो कि अलकनंदा में विष्णुप्रयाग में आकर के मिलता है। और आपने कल देखा होगा कि मैंने आप ही के चैनल पे कल डिबेट में कहा था सबसे पहले कि जिस तरह से लोग बहुत दहशत हो रही थी और सोशल मीडिया पे अफवाहों का बाजार गर्म था कि अब तबाह हो जाएगा श्रीनगर, ये वो। मैंने कहा नहीं, क्योंकि चमोली में ही पानी अलकनंदा अपने शांत रूप में आ गई थी। उसका कारण ये था कि ऊपर से ही एनटीपीसी के जो बैराज जो निर्माणाधीन थे, उसमें एक गेट खुला था, 3 बंद थे, जिस कारण कि पानी वहीं उसी तालाब में रुक गया। वो बहा नहीं है, वो दब गया है, उस मलबे के नीचे दब चुका है पूरा कंस्ट्रक्शन। बहा है, आसपास के जो दीवार थी, जो कॉलोनी थी, वो बस बह गई, लेकिन बांध अपनी जगह पे है। जिसको बांध कह रहे हैं, बैराज की जो वॉल है वो अपनी जगह पे है, वो मलबे में दफन है, वो साफ हो जाएगा बहुत जल्दी। लेकिन मुझे लगता है कि हमें हर विषय पे चर्चा करनी होगी। विकास के साथ साथ विनाश की अगर चर्चा कर रहे तो विकास को रोक नहीं सकते हैं, और विकास को रोक देंगे तो ऐसा है नहीं कि विनाश होगा नहीं। मैंने कहा नहीं कि अभी प्रोफेसर साहब जैसे 1883 की बात कह रहे थे, दुर्मी ताल, गौना ताल, बिरही की बाढ़, जब हम पैदा नहीं हुए तो तब सुनते थे। बहुत यहाँ स्थानीय भाषा में बहुत सारे गीत गाने उन पे बने हुए हैं कि किस तरह की विपदा आई, कई बसेस बह गई थी, कई यात्री बह गए थे, प्रयागराज इलाहाबाद तक में लोगों की डेड बॉडी उस समय मिली थी, बताते। इसलिए हम सुनते थे इन चीजों को। तो उस समय तो कोई भी निर्माण, उस समय बिजली का पोल खंभा नहीं था, कहीं पे पहाड़ में बिजली नहीं थी। जी, लेकिन उस वक्त भी आपदा आई थी। बिल्कुल, जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं उनमें आपदाएं समय समय पर आती रहती हैं, लेकिन यहाँ पर हमारा जो विषय है चर्चा का वो ये है कि ये आपदा क्यों आई और क्या इसे रोका जा सकता था, क्या ऐसी आपदाओं को कम किया जा सकता है या फिर पहले से ही इनका आकलन किया जा सकता है। प्रोफेसर बियानी, एक बार फिर मैं आपके पास आऊंगी अपने आखिरी प्रश्न को लेकर के। जिस तरह की आपदा आई है, क्या इन आपदाओं को हम अध्ययन करके पहले से इनके बारे में कोई संदेश या कुछ इस तरह के अलर्ट जो हैं वो जारी कर सकते हैं? इसके लिए कितनी ज्यादा मॉनिटरिंग की जरूरत है? जा सकता है। देखिए, आपदाएं 2 तरह की होती है। एक जो जमीन के अंदर से होती है, जैसे भूकंप है, आप उसको नहीं रोक सकते, पर उसका पूर्वानुमान लगा सकते हैं, और उसमें अगर कंस्ट्रक्शन अच्छी होगी तो उसमें नुकसान नहीं होगा। जो हम अक्सर जापान के केस में देखते हैं, जहाँ पे अक्सर भूकंप आते रहते हैं, परंतु वहाँ कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी इतनी अच्छी है कि वहाँ पे 8 का भी भूकंप आता है, 8 मैग्नीट्यूड का भी आता है, तब भी वहाँ पे कोई नुकसान नहीं होता है। पर वहीं जापान में जब सुनामी आई थी 4-5 साल पहले, और उनका न्यूक्लियर पावर प्लांट बह गया था, तो उसके कारण बड़े भारी नुकसान हुआ था। तो ये दोनों चीजें ये बताती है कि हम किस लेवल तक की उसमें सावधानी बरत रहे हैं। और क्योंकि जमीन के अंदर से आने वाली आपदा के बारे में हम प्रेडिक्ट तो नहीं कर सकते, पर जो जमीन के ऊपर है, जैसे लैंडस्लाइड है या फ्लड है या जो अभी ग्लोफ हुआ है, इसके बारे में आप निश्चित रूप से प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये कब आ सकती है और कितनी मैग्नीट्यूड की होगी। इसके लिए हमें लगातार मॉनिटरिंग की जरूरत है, और इसमें मेरा ऐसा मानना है कि हमारी मॉनिटरिंग एजेंसियां हैं वो बराबर आकलन नहीं कर पाती है। तो ये एक विचारणीय विषय है। जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो पॉलिसी अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर करी है, उसमें भी मैंने कहा था कि इसमें कहीं ना कहीं पे अकाउंटेबिलिटी सिस्टम होना चाहिए। बिना अकाउंटेबिलिटी के तो फिर ऐसे ही होगा कि आपदा आएगी, चले जाएगी, हम पोस्टमार्टम करते रहेंगे, वहां के वहीं रहेंगे और नतीजा कुछ नहीं निकलेगा। तो एक अकाउंटेबिलिटी सिस्टम, जो मॉनिटरिंग एजेंसियां, उनका होना जरूरी है कि भाई अगर आपदा आ रही है और आप उस क्षेत्र में कार्यरत है या आपका वो विषय है, तो फिर आपने आपदाओं को क्यों नहीं पहले से आगाह करा, और उसको रोकने के लिए क्यों नहीं ये संबंधित विभाग को आगाह करा। एक तो ये होना चाहिए मॉनिटरिंग सिस्टम हमारा।
स्ट्रांग होना चाहिए, खास करके उन आपदाओं के बारे में जिसको हम पहले से अनुमान लगा सकते हैं या रोक सकते हैं। इसमें फॉरेस्ट फायर भी हो सकता है, इसमें फ्लड भी हो सकता है। इसमें केदारनाथ की जैसे आपदा थी, वो 3 दिन से लगातार हैवी बारिश हो रही थी और हमारे यहाँ कोई मॉनिटरिंग सिस्टम उतना था नहीं, और जब एकदम फ्लड आ गया और भयंकर पैमाने पर नुकसान हुआ तब हम जाकर सचेत हुए। तो ये तो गलत है ना, ये तो जो लोग प्रभावित हो रहे हैं उनके साथ भी अन्याय है और पूरे देश के साथ इस तरह से मैं अन्याय मानता हूँ, क्योंकि आफ्टर ऑल जो मॉनिटरिंग एजेंसियां वो कर क्या रही है, उन पे एक प्रभावी नियंत्रण होना चाहिए और उनको ये होना चाहिए कि भाई आप जो भी काम करें वो सजगता से करें, सक्षमता से करें। यही मैं कहना चाहूंगा। और अगर इस तरह की घटनाएं रोकना है तो हमें मॉनिटरिंग को बहुत अधिक प्रभावी करना पड़ेगा। पोस्टमार्टम तो हम बाद में करते रहेंगे। बिल्कुल 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 जी बिल्कुल, आपने सही कही इस बात को कि हम इस घटना का पोस्टमार्टम करते रहेंगे, राहत और बचाव कार्य भी साथ साथ चलता रहेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ऐसी घटना से हम सबक लें और आगे इस प्रकार की घटनाएं ना हो। उन्हें कैसे रोका जा सकता है उनके बारे में सोचें, क्योंकि एक बड़ी आबादी है जो उत्तराखंड में रह रही है। साथ ही उत्तराखंड को एक अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे बड़े टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में देखते हैं तो भी हमको वहाँ पर सुरक्षा के जो मानक हैं उनको बढ़ाना पड़ेगा ताकि प्राकृतिक आपदाएं कम हो। फिलहाल बहुत शुक्रिया बयानी जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में। शशि भूषण जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में। राजेश वर्मा जी आपका भी बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आज के हमारे इस चर्चा में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन देवभूमि में जिस तरह से प्राकृतिक आपदा आई है उसे लेकर के कितना सचेत अब आगे रहने की जरूरत है, ये सोचने का वक्त आ गया है। इस चर्चा से फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज के साथ। नमस्कार।